खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी हु इज गुड लुकिंग, हैंडसम, चार्मिंग एंड नाउ मिस्टर सुप्रा नेशनल सेकंड रनर अप टाइटल होल्डर मिस्टर जितेश ठाकुर। जितेश, हमारे शो पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो व्हाट इज दिस मिस्टर सुप्रा नेशनल? क्योंकि हमने मिस्टर इंडिया सुना है, मिस्टर इंटरनेशनल, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, बट मिस्टर सुप्रा नेशनल बड़ा नया सा साउंड करता है, तो हमें थोड़ा सा बताइए इस पैजेंट के बारे में। ये पहला एडिशन है मिस्टर सुप्रा नेशनल का। एक्चुअली मिस सुप्रा नेशनल बहुत ही पॉपुलर पैजेंट है जो कि पोलैंड में हो रहा है पिछले 7-8 सालों से, और उसमें 2014 में हमारा मिस इंडिया जो आशा भट्ट है वो जीती थी। उसके बाद रिसेंटली हमारी श्रीनिधि शेट्टी भी उसमें जीती थी, तो उनको लगा कि मेंस आर आल्सो ब्यूटीफुल, वी शुड डू अ ह्यूज कंपटीशन फॉर मेंस आल्सो। सो दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ सुपर नेशनल। तो एक्चुअली क्या होता है कि मिस वर्ल्ड और बाकी जो प्रतियोगिताएं होती हैं इंटरनेशनली, उसमें वो पर्सनैलिटी से ज़्यादा वो बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोई लुक्स पे ध्यान देता है। ये पहला ऐसा पैजेंट था जिसमें उनको कंप्लीट पर्सनैलिटी चाहिए थी, और सबसे अच्छी बात इस पैजेंट की ये थी कि बहुत ही फन पैजेंट था। इसमें बेसिकली ये नहीं चाहते थे कि एक कंपटीशन हो, उससे ज़्यादा ये चाहते थे कि सब लोग आपस में मिलें और एक फन तरीके से ढूंढने की सबसे एक चार्मिंग, हैंडसम के साथ साथ एक अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान कौन है। सो बेसिकली वो बाहर लुक से ज़्यादा उस इंसान का दिल देख रहे थे। तो टोटल 37 कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? जी, 37 एंड यू वर सेकंड रनर अप। आई वाज सेकंड रनर अप। एंड व्हाट वाज द प्रिपरेशन थिंग? कैसे आपने प्रिपेयर किया इस चीज के लिए? जी, और सिलेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? तो मैं लास्ट ईयर मिस्टर इंडिया में गया था, और मिस्टर इंडिया में मुझे मिस्टर फोटोजेनिक मिला। उस टाइम पर सब लोगों ने मुझे यही बोला कि ये इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जयपुर से आने की वजह से, लेकिन ये अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से दिखा नहीं पा रहा है। तो सारी टीम ने डिसाइड किया कि सुप्रा नेशनल पहली बार हो रहा है, तो दिस इज़ द परफेक्ट गाय अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज हमारा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जैसे खूबसूरत तो बहुत लोग हैं पूरे। आई थिंक मैंने जब देखा था मिस्टर इंडिया में इतने सारे टैलेंटेड लोग आए थे, लेकिन जो राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की जो सभ्यता है, जिसमें उन्होंने हमें सिखाया जाता है कि आप कैसे हम्बल रहें और कैसे अपने कंट्री, अपने स्टेट से जुड़े रहें, तो आई थिंक वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी कि एक गुड लुक्स के साथ साथ में ये कितना हम्बल है और इसके माता पिता ने इसको कैसे संस्कार दिए हैं। अच्छा, तो क्या क्या कंपटीशन, जैसे आपने कहा कि काफी नया था, तो क्या क्या स्टेजेस थे कंपटीशन, किस टाइप के कंपटीशंस थे इसके अंदर? तो इसमें मैं 15 दिन तक पोलैंड में था, तो 15 दिन में ऑलमोस्ट हर दिन हमारा एक कंपटीशन होता था। तो सबसे पहला कंपटीशन था, एक सरप्राइज कंपटीशन था। वहाँ की पोलैंड की ड्रिफ्टर हैं, बहुत बड़ी फेमस ड्रिफ्टर हैं, शी इज़ अ फीमेल। सो बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग था कि फीमेल ड्रिफ्टर, क्योंकि इट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर देम। और उन्होंने हमें एक सरप्राइज टास्क दिया, वो था कि एक कार का हमें टायर चेंज करना था विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। तो उन्होंने हमें, क्योंकि फर्स्ट डे था और हम लोग सब आपस में मिल भी नहीं पाए थे, तो 37 कंट्रीज में उन्होंने 6-6 के ग्रुप बना करके हमें 6 टीम्स पे बांट दिया। और बेसिकली वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा ये देखना चाहते थे कि ये सारी कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। बेसिकली टीम वर्क, बेसिकली दे वांटेड टू सी कि टीम वर्क कैसे करते हैं और स्ट्रेंथ से ज़्यादा दिमाग कैसे लगाते हैं। तो वही हमने 6 जनों का ग्रुप बनाया और हमने डिसाइड किया कि कौन कार लिफ्ट करेगा और कौन टायर चेंज करेगा, कौन किस चीज़ में एक्सपर्ट है। और कई लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, कई लोग लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे, लेकिन हमने जो कम्युनिकेट किया, क्योंकि हमने टास्क से पहले इतनी बात कर ली थी, और मुझे लगता है कि ये टास्क इतना इंपॉर्टेंट था कि हम एक दूसरे को जान पाए और एक दूसरे की कंट्रीज के बारे में बात कर पाए। और हमें लगा कि सब जगह ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट होते हैं और सभी उसी सेम इंथ्यूजियाज्म और सेम डिटर्मिनेशन से वहाँ पर आए हैं। जी, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, जब मुझे आप बताइए, जब आपका सिलेक्शन हुआ मिस्टर इंडिया के लिए, दैट टाइम हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको आपने इन्फॉर्म किया कि आप मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं? तो मैं अपने बचपन से पूरी स्टोरी बताना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि मुझे मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, तो माँ बाप की परमिशन से गए थे आप? नहीं, एक्चुअली परमिशन इनिशियली नहीं थी, बाद में वो सपोर्ट बन गया।
तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपका स्कूल खत्म हुआ है और आपके साइंस और मैथ्स में बहुत ही अच्छे ग्रेड आए हैं, तो यू शुड डू इंजीनियरिंग, एंड आई थिंक दैट्स द, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे डैड ने बोला कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो फिर उस वक्त मुझे लगा कि शायद यही सही है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैंने अच्छे मार्क्स भी साइंस मैथ्स में लिए हैं और मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब करने लगा यहाँ पर। अच्छा। मैंने 2 साल जयपुर में ही एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब किया। ओके। लेकिन उसके बाद भी मेरा पैशन और मेरा ड्रीम्स कभी खत्म नहीं हुए। तो उनको जो स्कूल वाली बात थी वही मैंने 6 साल बाद दोबारा उनको बोला कि अब मैंने आपके ड्रीम्स पूरे कर दिए हैं, अब मेरा टाइम है और मुझे मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट करना है। तो उनको लगा कि दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ड्रीम इज सो स्ट्रांग कि इसको अभी तक वही बात याद है और ये अभी तक करना चाहता है, तो आई एम श्योर ही मस्ट बी डेडिकेटेड। तो मुझे मेरे डैड ने बोला कि अब आपने हमारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, तो आप जाके अपने ड्रीम्स पूरे करें। तो फिर मैंने उसके लिए 1 साल प्रिपरेशन की मिस्टर इंडिया के लिए, और फाइनली 1 साल बाद मैंने उस मिस्टर इंडिया में ट्राई किया और मैं मिस्टर इंडिया बन गया। तो ये मेरे लिए सपने से बड़ा कोई चीज़ नहीं थी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर जितेश ठाकुर। तो जितेश, हम बात कर रहे थे एजुकेशन की और आपका जो रुझान था मॉडलिंग की तरफ, उसके बारे में जी। अगर बात करें एजुकेशन की, तो आप एक इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन। जी। तो क्या लगा आपको उसमें कि इंजीनियरिंग छोड़ के आप मॉडलिंग की तरफ जाएं? जी। जस्ट पैशन या देयर वाज समथिंग एल्स टू इट? नहीं, इंजीनियरिंग जैसे मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की अपने मॉम डैड के कहने पे, और मुझे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, यू नो, वन ऑफ द टफेस्ट, एंड आई हैव ऑप्टेड वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच व्हिच वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत टफ है और इसके लिए आपको इसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली डालना पड़ेगा, आपको इनपुट्स आने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मुझे लगा कि ये टफ सब्जेक्ट को भी क्लियर करना है। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग ही ऐसी चीज़ है जिसने मुझे हार्डवर्क सिखाया, मुझे डिसिप्लिन सिखाया और मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया। आपके नजरिए से एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? मे बी यू गो इन एनी फील्ड, आप मॉडलिंग में जाए, आप एक्टिंग में जाए, किसी में भी जाए, लेकिन एजुकेशन बेस लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट होता है? मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कोई भी फील्ड ऑप्ट करते हैं, आप शायद क्रिकेटर भी बनते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है, आपको मॉडलिंग करना है, आपको एक्टर भी बनना है, तो आपको लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर बनने के लिए भी आपको दुनिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुनिया जानने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप बात करें हम मॉडलिंग की, तो हमेशा पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है जो भी चीज़ करे, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग ऐसे करियर है जहाँ पे आपको एक ग्रूमिंग गुरु की ज़रूरत होती है। तो ऐसा वो ग्रूमिंग गुरु आपकी लाइफ में कौन रहा जिन्होंने एक्चुअली आपको ग्रूम किया है और इस लेवल तक के लिए तैयार किया? जी, तो मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं इसमें, इस इतनी बड़ी जर्नी में। मुझे लोगों ने जो देखा था कि मैं एक 100 किलो का 100 kg था। आई वाज ऑलवेज यू नो यूज्ड टू डू जिमिंग, बट यू नो आई वाज नॉट दैट फिट। मैं बहुत ही मतलब मैं वेट लिफ्टिंग करता था, लेकिन मैं कभी रिप्ड नहीं था, क्योंकि मॉडल बनने के लिए एक रिप्ड बॉडी ज़रूरी है। तो शुरुआत से मुझे इतने अच्छे गुरु मिले हैं मुझे लाइफ में। मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे, जैसे मैं जिम में था तो मेरे कोच हैं परवेज़ आवेज़ मोहम्मद, तो उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बहुत हार्डवर्क करना है और तुम कर सकते हो ये चीज़। तो मैंने उनको बताया कि मुझे मॉडल बनना है, तो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने मुझे देखा कि 95 kg तो बोला कि तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हें 75 किलो का होना पड़ेगा। तो वो 15-20 किलो कम करना, लाइक यू नो, वो मेरे लाइफ का शायद सबसे बड़ा स्ट्रगल था। और शायद मेरे पास सिर्फ 8 से 10 महीने थे। अच्छा। तो फिर मैंने जैसे कि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे अपना सारा खाना छोड़ना पड़ा, मुझे मीठा छोड़ना पड़ा और मुझे नमक छोड़ना पड़ा। मैं पिछले 8 से 10 महीने तक मैंने सिर्फ डाइट फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाया और इतना डाइट पे ध्यान दिया और 2 टाइम एक्सरसाइज किया। सैक्रिफाइस काफी रहा है। सैक्रिफाइस काफी रहा है। एक बार के लिए तो मुझे, जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे याद है कि 5-6 महीने हुए थे, मैंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मुझे याद है कि मैं एक बार रोने लग गया था कि ये मतलब मेरी खाने के लिए मेरी बॉडी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा था उस वक्त में। मेरी पीठ छिल जाती थी जब मैं 1000 सिटअप्स करता था बैक टू बैक। तो फिर मुझे लगा कि ये जो चीज़ है, इससे अगर मैं निकल गया, क्योंकि यही हार्ड वर्क है, यही चीज़ लोग देखेंगे। जब लोग सब घर में सो रहे होते थे तब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता था रात को, सुबह जल्दी उठ करके, रात को लेट।
तो ये मुझे लगा कि शायद वो लोग ये नहीं कर रहे, मैं ये कर रहा हूँ, शायद यही वजह है कि मैं आगे जाके जीतने वाला हूँ लाइफ में। तो मैं वही सोचता था, मैं विजुअलाइज करता था कि इन सब की मेहनत क्या, और मैं अपने आप को सोचता था कि एक बेस्ट बॉडी, मैं अपने आप को देखता था वैसे। तो वो देखते 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 मुझे हमेशा से मुझे याद है, जब मैं जिम में एक्सरसाइज करता था, एक मिरर था, उसके सामने मैं अपने आप को विजुअलाइज करता था कि शायद 8 या 10 महीने बाद मैं यहाँ खड़ा हूँगा और मैं अपने आप को एक रिप्ड बॉडी के साथ देखूंगा। तो वो देखते देखते फाइनली 10 महीने बाद मैं वहाँ खड़ा हुआ और अपने आप को देखा मैंने, वाला कि जब मैं कर सकता हूँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं कर सकता हूँ तो शायद दुनिया में कोई भी कर सकता है। बस उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डेडिकेशन, ऑफ कोर्स, अच्छे गुरुओं का साथ चाहिए, आपको अच्छी फैमिली चाहिए, और इसके लिए एक गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि लोग गोल सेट नहीं कर पाते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। एक बार वो गोल सेट हो गया तो फिर सब कुछ स्मूथ हो जाता है। चलिए, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। जी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर जितेश ठाकुर। तो जितेश, बताइए मुझे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मॉडलिंग हो गई, मिस्टर इंडिया हो गया, मिस्टर सुप्रा नेशनल हो गया, अब आगे क्या? जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल और एक्टिंग मेरी साथ साथ चलती है, और अब मैं एक बहुत ही अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ। लोगों को एक्टर, लोग सोचते हैं कि सुपरस्टार बनने की हमेशा से, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा कलाकार बनूँ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपनी मूवीज़ के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया को। मुझे हमेशा से जो मूवीज़ में मैसेजेस होते हैं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखी जाती हैं और सबसे ज़्यादा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ अपनी सारी मूवीज़ के द्वारा कि लोग उनसे इंस्पायर्ड हो और लोग इन्फ्लुएंस हो, लोग लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ अपनाएं उसी की वजह से। तो मैं एक आपने कोई स्क्रिप्ट वगैरह को साइन जी किया? मैं अभी 2-3 स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छी लगी है मुझे स्क्रिप्ट, कॉमेडी स्क्रिप्ट है। तो शायद वो, या फिर मैं जैसे ही कुछ फाइनलाइज हो जाएगा मैं ज़रूर सबसे पहले आपको बताऊंगा। These days एक करंट टॉपिक चल रहा है, डिमोनेटाइजेशन का। राइट। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन? क्या ये अच्छा है या बुरा है? मुझे लगता है आपके नजरिए से क्या है? मेरा नज़रिया, क्योंकि आई थिंक इफ़ यू सी लाइफ विद द पॉजिटिव थॉट्स, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था हमारे प्रधानमंत्री के लिए। इसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि ये देश को बहुत आगे ले जाने वाला है, क्योंकि इनिशियली सब लोग परेशान हैं थोड़े से, और क्योंकि कैश की बहुत समस्या है, बहुत हम पर्सनली भी परेशान हैं इन चीज़ों से। लेकिन मुझे लगता है कि जब सब्र का फल मीठा होगा और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो इंडिया की सबसे बड़ी समस्या थी काला धन और टेररिस्ट, तो टेररिज्म और काला धन इससे बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टेप, और इंडिया अब प्रगति के ऑलरेडी रास्ते पे है, और हम जरूर इंडिया को कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे देख पाएंगे। आप कभी लगे एटीएम की लाइन में इस दौरान? नहीं, मैं भी एटीएम की लाइन पे लगा, और जब मुझे सुपर नेशनल के लिए जाना था तो मुझे कैश निकालना था। लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात की वहाँ पर एटीएम में, और मैंने देखा कि सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सब प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही एक है कि हम प्रधानमंत्री जी को सब सपोर्ट कर रहे हैं, और इतने बड़े कंट्री का जो डिसीजन है उसमें हम सब साथ में हैं। तो यही इंडिया में सिखाता है कि इतने सारे रीजन, इतने सारे कल्चर, शायद तभी इतना साल हो गए और हम सब साथ में हैं, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे रिलीजन के साथ में, और इंडिया हमें यूनिटी सिखाता है, और आज हम सब यूनाइटेड हैं इतने बड़े डिसीजन के लिए। एंड आल्सो यू बिलीव इन दैट आफ्टर एवरी डार्क क्लाउड कम्स अ सिल्वर लाइनिंग। एग्जैक्टली। तो मे बी इस डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली अच्छा होगा, मैं ये जरूर मानता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, जिंदगी में आपके नजरिए से कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मुझे लगता है कि कामयाब होने के लिए पहले आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। सबसे पहले लोग ये भूल जाते हैं, लोग दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं, लोग अपने बारे में भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप से बेहद मोहब्बत है, अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लेंगे, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपको लगेगा कि मुझे जैसे भी लाइफ में बेस्ट बनना है, तो आप धीरे धीरे अपने आप को ऐसे इम्प्रूव कर लेंगे। और आपका मेंटल सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। So as we say, if you fill your mind with positive thoughts, लाइफ में हर चीज पॉजिटिव होगी। अच्छा जितेश, मुझे बताइए, आफ्टर यू वन द टाइटल, यू आर गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम, थैंक यू। कितनी लड़कियां आपको फॉलो करती हैं जब आप बाहर जाते हैं, और शादी के क्या प्लान्स हैं?
मेरी मम्मी हमेशा चाहती है कि मैं जल्दी शादी कर लूँ, लेकिन मेरे पैजेंट से पहले चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं सेटल हो जाऊँ। लेकिन जीतने के बाद उनको लगा कि उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा मेरे में, क्योंकि मिस्टर इंडिया जीतने के बाद एक जयपुर, 25 साल से मैं जयपुर रह रहा हूँ, वहाँ गया था तो मैं थोड़ा सा इतना खुल नहीं पाया था। और जब उन्होंने इस 1 साल में मेरे में चेंज देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये इसकी शादी की सही उम्र नहीं है। और ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर फॉलोइंग मी और दैट्स अ गुड थिंग। और लोग मुझसे कई चीजें पूछते हैं, लड़कियों से ज्यादा मुझे लड़के फॉलो करते हैं। तो वो मेरे डाइट प्लान्स के बारे में पूछते हैं और फिटनेस के बारे में पूछते हैं। तो मुझे बताइए कि बिकॉज़ यू आर अ मॉडल, फैशन की हर इंसान के लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? मुझे लगता है लेटेस्ट फैशन आप फॉलो कर सकते हैं, आप अगर फैशन पे कंफर्टेबल हैं और आपको जो भी पहनना है और जो भी पहन रहे हैं आप, अगर उसमें आप पूरे कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं, तो यू कैन फॉलो एनी फैशन। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स द की, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग नया फैशन फॉलो नहीं कर पाते। इतने ग्लिटरी कपड़े आजकल जैसे चल रहे हैं, कई हैट्स चल रही हैं, लोग पहन नहीं पाते हैं, लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेयरिंग एनीथिंग, so you can carry anything in the world. It's just you have to be confident. You have to say yourself that I am looking the best right now. I can go in any function. अगर आपकी आंखों में वो चमक है कि आप confident हैं, तो सब लोगों को वो अंदाज आपका पसंद आएगा। Great. So thank you, Jitesh, for talking to us. It was a pleasure talking to you, and Thank we you wish so you much, loads ma'am. and loads of luck for your future plans. Thank you so much, ma'am. I'm deeply humbled to be this show. I mean, राजस्थान में ये शो इतना फेमस है, तो मुझे बहुत ही I'm honored to be here. Thank you. तो ये थे जितेश ठाकुर, जिन्होंने हमसे करी कुछ खास बातचीत। जल्द हाजिर होंगे किसी नए पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।